तो आज हम देखने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। नामकरण आता है परीक्षा में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी नामकरण आता है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के लिए हमारे पास दो पद्धतियाँ होती है। एक तो होती है सामान्य पद्धति और दूसरा होता है IUPAC पद्धति। ठीक है, सामान्य पद्धति में जनरली नामकरण ऐसे किया जाता है, उनके स्रोतों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई यौगिक है जैसे कि एसिटिक अम्ल है ना, वो उसको क्या कहा जाता है, सिरके का अम्ल कहा जाता है ना। उसके नाम पर उसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है ना। तो हमको यहाँ पे देखना है, हम यहाँ पे IUPAC नामकरण देखेंगे। ठीक है, सामान्य नामकरण की पद्धति को नहीं देखेंगे, हमको यहाँ पे IUPAC नामकरण को सीखना है कि कैसे IUPAC नामकरण किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक दो भागों से मिलकर बना होता है ना। उसमें से एक होता है क्रियात्मक समूह और दूसरा होता है मूलक। ठीक है, एक क्रियात्मक समूह और एक मूलक। कोई भी कार्बनिक यौगिक है ना, जो कार्बनिक यौगिक है उसमें दो भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो भाग होते हैं, एक तो होते हैं क्रियात्मक समूह और दूसरा होता है मूलक ना। क्रियात्मक समूह क्या होता है ना, क्रियात्मक समूह किसको कहेंगे, किसी भी यौगिक का वह भाग जो यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है उसको क्या कहा जाता है, क्रियात्मक समूह कहा जाता है। ठीक है, क्रियात्मक समूह किसको कहा जाएगा, जो यौगिक के है ना, यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है। अभी बोलते हैं जो यौगिक के गुणों का क्या करता है, निर्धारण करता है, उसको क्या कहा जाएगा, क्रियात्मक समूह कहा जाएगा। मूलक क्या होता है, मूलक होता है हाइड्रोकार्बन से है ना। सभी हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है फिर जो बचता है उसको क्या कहा जाता है, हम एल्किल मूलक के नाम से जानते हैं। ठीक है, कितने हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे पास, हमारे पास 3 हाइड्रोकार्बन होते हैं। जनरली हम कितना पढ़ते हैं, 3 हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। कौन कौन सा पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम लोग एल्केन है ना, जिसका सामान्य सूत्र क्या लिखते हैं हम लोग, CnH2n+2। ठीक है, एक पढ़ते हैं हम लोग एल्कीन, इसका सामान्य सूत्र क्या लिखते हैं, CnH2n। ठीक है, और एक पढ़ते हैं हम लोग एल्काइन, इसका सामान्य सूत्र लिखते हैं CnH2n-2 है ना। 3 हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन में से मतलब एल्केन या एल्काइन में से अगर एक हाइड्रोजन क्या हो जाए, निकल जाए, तब हमको क्या प्राप्त होता है, एल्किल मूलक प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एल्केन है ना। एल्केन में अगर हम एक यौगिक देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं मेथेन है ना। सबसे पहले क्या देखते हैं, CH4, ये क्या है हमारे पास, एल्केन है ना। इस एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, देखिए अभी ये इस वाले सूत्र में है ना, मतलब कि H1 और हाइड्रोजन 4 है ना। यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम एक हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और इसी को कहा जाता है एल्किल मूलक। ठीक है, अगर हम दूसरा हाइड्रोकार्बन लेते हैं जैसे C2H6, ये क्या है, ये भी एक एल्केन है ना। इससे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे है ना, तो क्या मिलेगा हमको, C2H5 है ना। तो ये क्या है, किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को निकालने पर जो प्राप्त होता है यौगिक, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मूलक कहते हैं या एल्किल मूलक कहते हैं। एल्किल मूलक को हम किससे दर्शाएंगे, एल्किल मूलक को हम हमेशा दर्शाते हैं R से। ठीक है, एल्किल मूलक को किससे दर्शाया जाता है, R से। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलिए इसका नाम, मूलक का नामकरण कैसे करते हैं, जैसे एल्केन है ना, तो एल्केन के लास्ट का जो न है ना, उसको हम एल से क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, एल्किल है ना। हमको क्या मिल जाता है, एल्किल। फॉर एग्जांपल जैसे CH4 है, इसका नाम क्या है, मेथेन है, तो मेथेन में के हम लास्ट में क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमको एल्किल मूलक मेथिल मिल जाएगा।
ठीक है। मेथिल से क्या प्राप्त होगा हमको? मेथिल। उसी प्रकार एथेन से क्या प्राप्त होगा हमको? है ना। एथेन से क्या प्राप्त होगा हमको? एथिल, है ना। प्रोपेन से क्या प्राप्त होगा? प्रोपेन से हमको प्राप्त होगा प्रोपिल, C3H7 प्रोपिल। और ऐसे ही लगातार क्रम चलता जाएगा। ब्यूटेन से क्या मिलेगा हमको? ब्यूटिल। पेंटेन से क्या मिलेगा? पेंटिल। हेक्सिल से क्या मिलेगा? हेक्सिल। ठीक है। तो मूलक क्या होता है? किसी भी हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो जो प्राप्त होगा हमको यौगिक, वही क्या कहलाता है? एल्किल मूलक कहलाता है। अभी हमने देखा कि कोई भी कार्बनिक यौगिक दो भागों से मिलकर बनता है। उसमें एक क्रियात्मक समूह होता है जो यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है, और एक होता है मूलक, है ना, जो एल्किल मूलक, जो हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन से निकलने से बनता है। फॉर एग्जांपल CH3 और OH। ठीक है। यहाँ पे CH3 और OH में देखो, ये आपका क्या है? CH3 क्या हो गया? मूलक हो गया। और OH को क्या कहेंगे हम? क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक यौगिक है मेथेनॉल, जिसमें क्या है? CH3 एक मूलक है और OH क्या है? एक क्रियात्मक समूह है। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक, है ना, या हम क्या देख लेते हैं, कोई दूसरा यौगिक जैसे CH3 CH2 CHO, है ना, ये क्या है? ये है प्रोपेनॉल, है ना। इसमें देखिए C, ये जो दिख रहा है ये क्या है? आपका मूलक है ना। और CHO क्या है? क्रियात्मक समूह। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि नामकरण, IUPAC नामकरण के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो IUPAC नामकरण सबसे पहले हम यहाँ पे एलिफैटिक का देखते हैं। ठीक है। एरोमेटिक वाले का बाद में देखेंगे। हम यहाँ पे एलिफैटिक के नामकरण के लिए देखते हैं। तो जो एलिफैटिक यौगिक है ना, जो एलिफैटिक यौगिक है, तो एलिफैटिक यौगिक के नामकरण के लिए हमको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ना। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? सबसे पहला है हमारे पास मूल शब्द, दूसरा हमको ज़रूरत पड़ता है अनुलग्न, और तीसरा जिसकी आवश्यकता होती है वो है पूर्वलग्न। ठीक है। कोई भी एलिफैटिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए हमको इन तीनों की जरूरत पड़ता है। एक होता है मूल शब्द, दूसरा होता है अनुलग्न, और तीसरा होता है पूर्वलग्न। ठीक है। बारी बारी से देखते हैं मूल शब्द क्या है ना। सबसे पहले देखते हैं हम मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द क्या होता है? ये किसी भी यौगिक में कार्बनों की संख्या होता है। मूल शब्द क्या होता है? किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बनों की संख्या, है ना। मूल शब्द क्या बताता है? ये बताता है कार्बन की संख्या बताता है। अच्छा, अब कार्बन की संख्या के आधार पे हम जो यौगिक है या जो हाइड्रोकार्बन है उनका मूल शब्द लिखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन की संख्या, और एक कॉलम में हम देखते हैं इसका मूल शब्द। यहाँ पे देखिए, अगर हम कार्बन की संख्या 1 है, C1, है ना, तो इसके लिए मूल शब्द क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करेंगे मेन। ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो यूज़ करते हैं हम प्रो। कार्बन की संख्या 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। अगर कार्बन 5 है तो हम लिखते हैं पेंट। अगर कार्बन 6 है तो हम लिखते हैं हेक्स, और कार्बन 7 हो तो हम लिखते हैं हेप्ट। ठीक है। कार्बन 8 के लिए हम लिखते हैं ऑक्ट। कार्बन 9 के लिए हम लिखते हैं नॉन, और कार्बन की संख्या अगर 10 है तो हम लिखते हैं इसके लिए डेका है। ठीक है। इस प्रकार से हम कार्बन की संख्या के आधार पर मूल शब्द का क्या करते हैं? चयन करते हैं। ठीक है। नॉन कहें, नैन नहीं कहेंगे, नॉन कहेंगे, नोनेन वगैरह। ठीक है।
तो ये कार्बन की संख्या और ये मूल शब्द, ये आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमको अभी कार्बन की संख्या 10 तक को देखना है ना। तो ये मूल शब्द होता है। मूल शब्द क्या बताता है, कार्बन की संख्या कितना है, उसके आधार पर हम मूल शब्द का क्या करते हैं, चयन करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम अनुलग्न, है ना। इसके बाद क्या देखते हैं, हम देखते हैं अनुलग्न। तो अनुलग्न दो प्रकार के अनुलग्न होते हैं, है ना। पहला होता है प्राथमिक अनुलग्न। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है। तो प्राथमिक अनुलग्न होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापी की संख्या, है ना। या ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न होता है हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है, ठीक है। प्राथमिक अनुलग्न क्या दर्शाता है, हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइल है ना। प्राथमिक अनुलग्न को कैसे चयन करते हैं हम, यदि है ना जो हमको मिला है यौगिक, है ना, उसमें एकल बंध हो, एकल बंध, इसका मतलब क्या हो, एल्केन हो, ठीक है। एकल बंध का मतलब क्या है, एल्केन। तो एल्केन के लिए हम कौन सा अनुलग्न यूज करते हैं, हम अनुलग्न यूज करते हैं एन। यदि वो एल्कीन हो, है ना, यदि क्या हो, वो एल्कीन हो, मतलब कि द्विबंध युक्त हो, तब हम यूज करते हैं इन। और अगर वो क्या हो, एल्काइन हो, मतलब कि जो हमको कार्बनिक यौगिक मिला है उसमें त्रिबंध रहेगा, है ना, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं आइन, है ना। तो प्राथमिक अनुलग्न की संख्या कितनी है हमारे पास, प्राथमिक अनुलग्न की संख्या होती है हमारे पास 3। कौन कौन सी, एन, इन और आइन। यदि कार्बनिक यौगिक में दिया गया जो बंध है वो सिंगल बंध है ना, मतलब कि संतृप्त यौगिक है, तो उसके लिए हम एन यूज़ करते हैं। अगर कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। और अगर कार्बनिक यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या यूज़ करते हैं, आइन यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, CH2 और ये हो जाएगा CH2 और CHO। देखिए यहाँ पे क्या है, सभी जगह पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है, जब हम इसके लिए अनुलग्न यूज़ करेंगे तो कौन सा अनुलग्न यूज़ करेंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम, ब्यूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 अल, ठीक है, ये हो जाएगा ब्यूटेन 1। ब्यूट में क्या जोड़ दिया हम, एन, ठीक है। ये कैसे बना है, ब्यूट प्लस एन, तो क्या मिला, ब्यूटेन, है ना। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, एन, इन या आइन, वो किस पर डिपेंड करता है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। मूल शब्द के बाद में याद रखना, मूल शब्द के बाद में अनुलग्न को लिखेंगे, है ना। सबसे पहले मूल शब्द, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, अनुलग्न को, ठीक है। अब हम देखते हैं द्वितीयक अनुलग्न क्या होगा। द्वितीयक अनुलग्न क्या होगा, तो द्वितीयक अनुलग्न हमको क्या बताता है, द्वितीयक अनुलग्न कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को दर्शाता है, ठीक है। द्वितीयक अनुलग्न किसको दर्शाता है ना, ये यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। इसकी संख्या बहुत सारे हैं, है ना, मतलब कि जितने सारे क्रियात्मक समूह हैं
सभी प्रकार के क्रियात्मक समूह का एक प्रॉपर द्वितीयक अनुलग्न होता है जिसको हमको याद रखना है ना। अगर हमको द्वितीयक अनुलग्न याद नहीं रहेगा किसी भी क्रियात्मक समूह का तो हम किसी भी यौगिक का नामकरण नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ क्रियात्मक समूहों के नाम और उसका द्वितीयक अनुलग्न को लिखता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, एक कॉलम में बना लेते हैं हम लोग क्रियात्मक समूह, और दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं इसके लिए कौन सा द्वितीयक अनुलग्न हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले OH, है ना। तो OH के लिए कौन सा यूज करेंगे हम, ऑल्ड। OH क्या है हमारा क्रियात्मक समूह रहेगा, तो उसके लिए कौन सा द्वितीयक अनुलग्न यूज करना है हमको, ऑल्ड। अगर CHO है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अल, ठीक है, अल या किन। CO है तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं ओन। CONH2 है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एमाइड। COOH है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ओइक अम्ल। इसके आगे अगर CN है तो हम यूज़ करते हैं नाइट्राइल। COCl के लिए हम यूज़ करते हैं अम्ल क्लोराइड। इसी प्रकार एमिन के लिए, एमिन है ना, NH2 के लिए हम लिखते हैं एमिन। एस्टर के लिए हम लिखते हैं एल्किल, एल्केनोइड, और RCO R के लिए हम यूज़ करते हैं ईथर। के लिए हम यूज़ करते हैं क्या यूज़ करते हैं हम, ऑक्सी, है ना। और भी बहुत सारे क्रियात्मक समूह है ना। तो ये जो हमारे जनरली मुख्य क्रियात्मक समूह, इन सब के लिए हमको पूरा द्वितीयक अनुलग्न याद करना है, तभी जाके हमारा क्या होगा, जो नामकरण है IUPAC का वो हो पाएगा। ठीक है, नहीं है। मूल शब्द हो गया, अनुलग्न पढ़ लिए, दो प्रकार के अनुलग्न, प्राथमिक और द्वितीयक। अब हम देखते हैं पूर्व लग्न क्या होता है ना। पूर्व लग्न का मतलब क्या है, जो मूल शब्द के पहले लगाया जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, मूल शब्द के पहले, है ना, लगाया जाता है। अनुलग्न को कब लगाया जाता है, मूल शब्द के बाद लगाया जाएगा। पूर्व लग्न को कब लगाया जाता है, मूल शब्द के पहले, है ना। पूर्व लग्न भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न का उपयोग देखो, प्राथमिक पूर्व लग्न का आवश्यकता हमको कब पड़ता है, जब हम साइक्लो लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम चक्रीय यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं या उनका नामकरण करते हैं, तब हमको प्राथमिक अनुलग्न पूर्व लग्न की जरूरत पड़ता है। ठीक है, जनरली प्राथमिक पूर्व लग्न क्या होता है, प्राथमिक पूर्व लग्न के रूप में हम लिखते हैं साइक्लो। प्राथमिक पूर्व लग्न के रूप में क्या लिखा जाता है, साइक्लो लिखा जाता है। और ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं साइक्लो, ये हम यूज़ करते हैं चक्रीय यौगिकों में। ठीक है, चक्रीय यौगिकों में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हम लोगों ने क्या लिया, एक चक्रीय यौगिक लिया, है ना, जिसमें कितना है, कार्बन की संख्या 3 है। तो इसको क्या कहेंगे हम, साइक्लोप्रोपेन ना। तो जहाँ पे चक्रीय यौगिक आता है, ये हम ये देखते हैं 4, तो ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। यहाँ पे सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए कौन सा अनुलग्न यूज़ किया है हम,
एन अनुलग्न यूज किया है। मूल शब्द क्या है, 4 कार्बन है, 4 कोना है, तो ब्यूट है ना, ब्यूट में प्राथमिक अनुलग्न एन और साइक्लो पूर्व लग्न जो मूल शब्द के पहले लिखा जाता है ना। किस में यूज़ करना है साइक्लो, हमको केवल और केवल सक्रिय यौगिकों में यूज़ करना है। जहाँ पे अगर सक्रिय यौगिक नहीं रहेगा तो वहाँ पे हमको साइक्लो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो जब हम एलिफैटिक देखते हैं जिसमें या तो फिर हमारी जो क्रियात्मक जो कार्बनिक यौगिक है वो सीधी रेखा में रहता है या तो फिर शाखा युक्त रहता है, तो वहाँ पे हमको ज़्यादा साइक्लो का यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइक्लो कहाँ लगाना है, केवल और केवल हमको चक्रीय यौगिकों में लगाना है। तो प्राथमिक पूर्व लग्न का मतलब क्या है, सीधा ताल्लुक इससे किससे है, साइक्लो शब्द से है। इसके बाद देखते हैं हम द्वितीय का द्वितीय पूर्व लग्न। द्वितीय पूर्व लग्न ये इम्पोर्टेंट है। द्वितीयक पूर्व लग्न कहाँ पे यूज़ करते हैं, द्वितीयक पूर्व लग्न होता है किसी भी कार्बनिक यौगिकों में अगर कोई भी प्रतिस्थापी समूह है ना, तो उसको दर्शाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, द्वितीयक पूर्व लग्न का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, याद रखना किसी भी कार्बनिक यौगिकों में केवल एक प्रधान क्रियात्मक समूह होता है और बाकी जितने भी समूह रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं। प्रतिस्थापी समूह कोई दूसरा क्रियात्मक समूह भी हो सकता है या एल्किल मूलक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई लेता हूँ जैसे CH2 CH CH3 CHO, तो यहाँ पे CHO जो एल्डिहाइड है ना, ये मेरा क्या है, क्रियात्मक समूह है। ये वाली लाइन मेरी क्या होगी, मोल हाइड्रोकार्बन होगा, और ये जो नीचे में निकला है CH3 इसको क्या कहेंगे हम, प्रतिस्थापी समूह कहेंगे। तो द्वितीय पूर्व लग्न क्या दर्शाता है, तो द्वितीय पूर्व लग्न हमको दर्शाता है प्रतिस्थापी को, है ना। द्वितीय पूर्व लग्न क्या दर्शाता है, प्रतिस्थापी को दर्शाता है या उसका नाम बताता है या उसका नाम करण को दर्शाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मूल शब्द, अनुलग्न और पूर्व लग्न, 2 प्रकार के अनुलग्न और 2 प्रकार के पूर्व लग्न। तो इन सभी से मिलकर बनता है किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, है ना। एलिफैटिक यौगिक का बात कर रहे हैं, तो एलिफैटिक यौगिक के अगर हम कोई भी एक सूत्र बनाते हैं, है ना, या ऐसे कह सकते हैं एक मंत्र बनाते हैं, तो क्या बनेगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर हमको नामकरण करना है तो हमारे पास एक सूत्र है। सूत्र क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे द्वितीयक पूर्व लग्न, उसके बाद हम लिखेंगे प्राथमिक पूर्व लग्न, फिर हम लिखेंगे मूल शब्द, फिर लिखेंगे हम प्राथमिक अनुलग्न, और लास्ट में हम लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्न। किसी भी कार्बनिक यौगिकों को नामकरण करने के लिए जो एलिफैटिक यौगिक होते हैं, है ना, उनका नामकरण करने के लिए उनको 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी, द्वितीयक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, और इसी क्रम में हम क्या करते हैं, उसका नामकरण लिखते हैं। सबसे पहले किसका नामकरण करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे द्वितीयक पूर्व लग्न का, फिर लिखेंगे हम प्राथमिक पूर्व लग्न। अगर चक्रीय रहेगा तो प्राथमिक पूर्व लग्न का यूज़ करना है, क्योंकि प्राथमिक पूर्व लग्न केवल और केवल साइक्लो दर्शाता है। फिर हम कार्बन की संख्या के आधार पर मूल शब्द चयन करेंगे, उसके बाद हाइड्रोकार्बन के आधार पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है के आधार पर अनुलग्न यूज़ करते हैं। फिर क्रियात्मक समूह के आधार पर हम द्वितीयक पूर्व अनुलग्न का चयन करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो नियम है ना, ये तो हमको क्या मिला है कि हम किस किस राशियों का उपयोग करते हैं नामकरण के लिए। अब IUPAC का कुछ नियम भी है ना, उन नियमों को भी एक बार देखते हैं और सीखते हैं। तो अब हम देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के IUPAC के कुछ नियम है ना, IUPAC के नियम है ना।
इतनी बातें जानकारी होने के बाद अब हम देखते हैं IUPAC के नियम। नियमों को अच्छे से ध्यान में रखना है और इन नियमों के आधार पर ही क्या करना है, हमको नामकरण को करना है। सबसे पहला जो नियम है, ये नियम है कि हमको क्या करना है, दिए गए यौगिक में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी, है ना, कार्बन श्रृंखला। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको कोई यौगिक दिया है CH3 CH2 और CH3, है ना। और एक यौगिक दिया है हमको CH3 CH2 और CH3। इधर में हमको दिया है CH3। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक ये यौगिक है और दूसरा ये है। तो पहले नियम के अनुसार से अगर हमको नामकरण करना है तो हमको सबसे पहले क्या चूज़ करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो अगर पहले वाले में देखते हैं तो ये तो एक ही रेखा में है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, है ना, यहाँ से देख रहे हैं तो देखिए इधर चलूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, है ना। मतलब कि 3 कार्बन मिल रहा है और ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी समूह हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3, ये 4 और 5। जब मैं ऐसे चल रहा हूँ 1 2 3 4 और ये 5, तो मुझको कितना कार्बन मिल रहा है, 5 कार्बन मिल रहा है। और जब सीधी रेखा में चल रहा हूँ तो कितना कार्बन मिल रहा है, 3। तो IUPAC नियमानुसार क्या करना है, हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो ये वाला जो श्रृंखला दिख रहा है आप लोग को ना, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मूल हाइड्रोकार्बन होगा। ये जो श्रृंखला है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा मूल हाइड्रोकार्बन होगा। मतलब कि यही हमारा क्या होगा, मूल शब्द के लिए हम इसी को यूज़ करेंगे, मूल हाइड्रोकार्बन होगा। और ये जो बन गया बच गया वो क्या होगा, हमारा प्रतिस्थापी होगा। ठीक है। तो पहले नियम के अनुसार ये क्या करना है, हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है ना। अब वो कार्बन श्रृंखला जरूरी नहीं है कि हमेशा सीधी रेखा में रहे। सीधी रेखा में रहेगा तो अब भी सीधी रेखा को लेना है। अगर वो शाखा से निकल के अगर हमको लंबी श्रृंखला मिल रहा है तो शाखा वाला ही क्या होगा, हमारा मूल हाइड्रोकार्बन होगा। इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। दूसरा जो नियम है, हम क्या करेंगे, नामकरण करने के लिए हम कार्बन का अंकन करते हैं। क्या, कार्बन का अंकन करते हैं। अंकन करने का मतलब क्या है कि हम कार्बन को ऐसे 1 नंबर 2 नंबर तीसरे नंबर के कार्बन के रूप में हम उसको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं कि ये एक पहले नंबर का कार्बन है, ये दूसरे नंबर का कार्बन है, ये तीसरे नंबर का कार्बन है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वर्गीकरण के पश्चात जो नामकरण जब हम करते हैं, है ना, तो वहाँ पे हमको जब हम द्वितीयक अनुलग्न, प्राथमिक पूर्वलग्न या प्राथमिक अनुलग्न का नाम लिखते हैं तो वहाँ पे हमको आसानी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, कार्बन का अंकन करते हैं। तो कार्बन का अंकन करने के लिए हमारे पास कुछ नियम है, उन नियमों को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। जो सब बात आता है कार्बन का अंकन कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि प्रतिस्थापी समूह हो ना, यदि कोई भी प्रतिस्थापी समूह हो तो अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी समूह क्या पड़ता है, पास पड़ता है ना। प्रतिस्थापी समूह हो तब अंकन, है ना, उस सिरे से प्रारंभ करते हैं, उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जहाँ से प्रतिस्थापी समूह पास
पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3 CH3 है ना। इसका अगर मुझको क्या करना है, ये जो यौगिक दिया है इसका अंकन करना है, तो देखिए अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट से, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा पहले नंबर का कार्बन, ये मेरा दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरा पहला नंबर का, ये मेरा दूसरा नंबर का और ये मेरा तीसरे नंबर का और ये मेरे चौथे नंबर का। जब मैं राइट साइड से अंकन स्टार्ट करता हूँ तो जो ये मेरा क्या है, प्रतिस्थापी समूह है, वो दूसरे नंबर के कार्बन पे आता है। और अगर मैं लेफ्ट साइड से क्या करता हूँ, कार्बन का अंकन स्टार्ट करता हूँ, तो वो कितने नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा। तो नियम के अनुसार क्या करना है, हमको अंकन उस सिरे से प्रारंभ करना है जिधर से प्रतिस्थापी समूह क्या पड़े, पास पड़े। तो अंकन किधर से करूँगा मैं, राइट साइड से, मतलब कि ये वाला मेरा पहला कार्बन होगा, ये मेरा दूसरा कार्बन होगा, ये मेरा तीसरा कार्बन होगा, ये मेरा चौथा कार्बन होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH है ना, और CH, यहाँ पे हम देख लेते हैं एथिल देख लेते हैं, और यहाँ पे हम देख लेते हैं मेथिल, और CH2 CH3 है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, दो प्रतिस्थापी समूह है ना। तो दो प्रतिस्थापी समूह होने पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमको अंकन किधर से करना है, जिधर से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ेगा। ठीक है, कोई भी प्रतिस्थापी समूह रहे तो प्रतिस्थापी समूह इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे आएगा, और एक किस नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर के कार्बन पे, है ना। देखिए ये मेरा पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर मैं इधर से स्टार्ट करता तो ये मेरा पहला होता, ये मेरा दूसरा होता और ये मेरा तीसरा होता और ये मेरा चौथा होता, है ना। तो अगर दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी समूह रहता है, उस स्थिति में हम यौगिक का अंकन या कार्बन का अंकन उस तरह करते हैं कि इनका जो प्रतिस्थापी समूह का जो योग है ना, मतलब कि उनकी स्थितियों का जो योग है वो क्या है, न्यूनतम है ना। यहाँ पे देखो ये कितने नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे है, और ये कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, मतलब इनका योगफल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से करता तो देखो एक नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये, मतलब कि मेथिल मेरा कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, और एथिल मेरा कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। टोटल कितना हो जाता है, 7, है ना। तो हमको अंकन कैसे करना है, अंकन उस प्रकार से करना है कि प्रतिस्थापी समूह का जो स्थिति है ना, उनका योग क्या है, न्यूनतम मिले। तो जब हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनका योगफल हमको 5 मिल रहा है, और राइट से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनका योगफल हमको कितना मिल रहा है, 7 कर रहा है। तो हमको अंकन किधर से स्टार्ट करना है, जिधर से हमको उनकी स्थितियों का योगफल क्या हो, न्यूनतम प्राप्त हो। तो हम अंकन किधर से करेंगे, लेफ्ट साइड से। समझ में आया। अंकन कहाँ से करना है, जहाँ से प्रतिस्थापी समूह पास पड़े, है ना, और दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी समूह है तो अंकन उस सिरे से इस प्रारंभ करना है जिधर से उनकी स्थितियों का योगफल क्या मिले, हमको न्यूनतम मिले। ठीक है, उसी द्वितीय नियम को आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले क्या देखा था, प्रतिस्थापी समूह था, है ना। अब यदि हमारे पास क्या हो, अब यदि, है ना, द्विबंध उपस्थित हो, जो यौगिक दिया गया है उसमें द्विबंध उपस्थित हो, है ना, द्विबंध उपस्थित हो तो कार्बन का अंकन उस सिरे से करेंगे जिधर से द्विबंध पास पड़ेगा, है ना। तब अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जहाँ से द्विबंध की स्थिति, है ना, द्विबंध की स्थिति पास पड़ता है ना। अगर हमको जो यौगिक दिया गया है उसमें द्विबंध है तो कार्बन का अंकन कहाँ से करना है, जिधर से द्विबंध पास पड़े। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा CH3। अभी देखो, अभी आप लेफ्ट साइड से करोगे तब भी से कितने नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर के कार्बन पे है,
अगर इधर से करोगे तब भी से कितने नंबर के कार्बन पे है, दूसरे नंबर के कार्बन पे है। तो जब ऐसी स्थिति, जब राइट साइड से स्टार्ट करो या लेफ्ट साइड से, तब जो द्विबंध है या कोई भी समूह है वो पास में पड़ता है। उस स्थिति में आप किसी भी सिरे से प्रारंभ कर सकते हो अंकन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH और CH2। अभी देखिए, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से अंकन स्टार्ट करते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। मतलब कि जो द्विबंध है वो कौन से कार्बन पे स्थित है, तीसरे नंबर के कार्बन पे स्थित मिलेगा। लेकिन अगर मैं नियम के अनुसार, हमको क्या करना है, हमको नियम के अनुसार अंकन उस सिरे से प्रारंभ करना है जिधर से द्विबंध क्या पड़े, पास पड़े। तो अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरा पहले नंबर का कार्बन, ये मेरा दूसरे नंबर का, और ये मेरा तीसरे, और ये मेरे चौथे। तो ये इस टाइप का मुझको क्या करना है, अंकन करना है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH2, चलिए यहीं पे रख देते हैं डबल बॉन्ड, और ये CH2, या इसी को मान लेते हैं CH3, है ना। अभी देखिए, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रारंभ करते हैं तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, है ना। और अगर मैं इसी को लिखता हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, तो ये मेरा पहला कार्बन, ये मेरा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो कौन सा वाला नियम सही, नियम के अनुसार कौन सा वाला अंकन सही है, नियम के अनुसार हमको प्रारंभ उस सिरे से करना है जहाँ पे द्विबंध पास पड़े। पहले वाले में देखो, जब हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है। और नीचे वाले में देखिए, पहला दूसरा, तो दूसरे नंबर पे क्या है आपका, डबल बॉन्ड है। तो ये वाला क्या है, ये गलत अंकन है, और ये आपका क्या है, सही अंकन है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि हमको अंकन उस सिरे से ही प्रारंभ करना है जिधर से द्विबंध की स्थिति क्या हो, पास पड़े। तीसरी स्थिति इसी में है ना, तीसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, हम देखते हैं क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, है ना। यदि क्रियात्मक समूह हो तब अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह की स्थिति, है ना, क्रियात्मक समूह की स्थिति, क्रियात्मक समूह की स्थिति पास पड़े, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रतिस्थापी समूह है तो प्रतिस्थापी समूह को वरीयता देंगे, द्विबंध है तो द्विबंध को वरीयता देंगे। अब यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो किसको वरीयता देना है हमको, क्रियात्मक समूह को। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2OH, ना, दूसरा CH3 CH2 CH2 CHCHO CH3। यहाँ से देखो, अगर हम पहले वाले उदाहरण में क्या देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट तरफ से, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा पहले नंबर का कार्बन, ये मेरा दूसरे नंबर का, ये मेरा तीसरे नंबर का। मतलब कि तीसरे नंबर समूह में कौन सा समूह जुड़ा है, OH समूह जुड़ा हुआ है ना। तो और यहाँ से देखो तो OH समूह जुड़ा है तीसरे नंबर के। लेकिन अगर मैं यहाँ से अंकन स्टार्ट करता हूँ तो पहले नंबर का, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का, तो मेरा सही अंकन क्या होगा, इसको जब मैं पहला कार्बन दूंगा, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये क्या है, हमारा सही अंकन है। क्योंकि नियम के अनुसार क्या करना है, हमको कार्बन उस सिरे से प्रारंभ करना है जहाँ से क्रियात्मक समूह क्या होगा, पास पड़ेगा। दूसरे नंबर में देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ, तो ये मेरा पहला, ये दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पे क्या जुड़ा है, मेरा एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, और ये हो जाएगा पांचवा। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरा पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर का, तो ये मेरा क्या होगा, ये होगा हमारा सही अंकन। क्योंकि
प्रारंभ कहाँ से करना है, जहाँ से क्रियात्मक समूह क्या हो या उसकी स्थिति क्या पड़े, हमको पास पड़े। यहाँ से करेंगे तो चौथे नंबर पे आएगा और यहाँ से करेंगे तो दूसरे नंबर पे। तो जहाँ से दूसरे नंबर पे आ रहा है वो हमारा क्या होगा, सही अंकन होगा। ये अभी हम लोगों ने देखा कि प्रतिस्थापी समूह था तो प्रतिस्थापी समूह को वरीयता दे रहे थे, द्विबंध था तो द्विबंध को वरीयता दे रहे थे। इसी प्रकार अगर त्रिबंध रहेगा तो त्रिबंध को वरीयता दिया जाएगा और क्रियात्मक समूह रहेगा तो क्रियात्मक समूह को वरीयता दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई कार्बनिक यौगिक में तीनों समूह हो, मतलब कहने का मतलब क्या है, उसमें प्रतिस्थापी समूह भी उपलब्ध रहे, क्रियात्मक समूह भी हो, द्विबंध भी हो, तब की स्थिति में हम वरीयता किसको देते हैं, है ना। कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें क्या है, क्रियात्मक समूह भी है, द्विबंध भी उपस्थित है, त्रिबंध भी उपस्थित है और प्रतिस्थापी समूह भी उपस्थित हो, इस स्थिति में हमको वरीयता क्या देते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है, जब क्या हो, जब यौगिक में क्या हो, क्रियात्मक समूह भी हो, क्रियात्मक समूह है ना, द्विबंध और प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो। जब यौगिक में क्या हो, क्रियात्मक समूह भी रहेगा, द्विबंध भी रहेगा, प्रतिस्थापी समूह भी रहेगा, उस स्थिति में हमको वरीयता का क्रम क्या होगा, तब हमको अंकन कहाँ से करेंगे, है ना। तब अंकन करने के लिए, तब अंकन करने के लिए वरीयता का क्रम क्या होगा। सबसे पहले हम किसको देंगे, सबसे पहले जो हमारा वरीयता रहेगा हम क्रियात्मक समूह को देंगे, ठीक है। सबसे पहले वरीयता किसको देना है, क्रियात्मक समूह को, फिर द्विबंध को, फिर त्रिबंध को और लास्ट में किसको देना है, प्रतिस्थापी समूह को। वरीयता का मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें क्या है, क्रियात्मक समूह भी उपस्थित है, द्विबंध भी उपस्थित है, त्रिबंध भी उपस्थित है या प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है, या इनमें से कोई दो भी उपस्थित है, तब हमारे लिए वरीयता क्रम क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। सपोज हमारे पास क्या है, क्रियात्मक समूह भी है और प्रतिस्थापी समूह भी है, तब की स्थिति में हम कार्बन का अंकन उस सिरे से स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा, ना कि प्रतिस्थापी समूह पास पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास वरीयता का क्रम है। अगर हमारे पास कोई ऐसा यौगिक है जिसमें क्या है, द्विबंध है और प्रतिस्थापी समूह है, इस स्थिति में क्या करना है, हमको अंकन उस सिरे से प्रारंभ करना है जहाँ से द्विबंध पास पड़ेगा, ना कि हमको प्रतिस्थापी समूह को देखना है, ठीक है। अगर मान के चलिए क्रियात्मक समूह और द्विबंध उपस्थित है, इस स्थिति में हमको क्या देखना है कि क्रियात्मक समूह को देखना है कि क्रियात्मक समूह कहाँ से पास पड़ेगा, ना कि ये देखना है कि द्विबंध कहाँ से पास पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एक ऐसा यौगिक देखते हैं जिसमें क्या है, एक क्रियात्मक समूह है और एक क्या है, एक प्रतिस्थापी समूह है ना। ये क्या है, हमारे पास एक प्रतिस्थापी समूह है और ये हमारे पास क्या है, क्रियात्मक समूह है ना। तो इस स्थिति में इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो हमारे पास वरीयता अंक, सबसे पहले हम देखते हैं अंकन कैसे करेंगे। तो अंकन कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा, ना कि प्रतिस्थापी समूह पास पड़े। तो अंकन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह है, यहाँ पे तो हमारा क्या है, प्रतिस्थापी समूह है। तो ये मेरा पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। समझ में आ रहा है कि अंकन कैसे करेंगे, कि अगर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है और प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो क्रियात्मक समूह को वरीयता देना है ना। दूसरा एग्जाम्पल, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH3CH3। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमारे पास क्या है, द्विबंध है और एक प्रतिस्थापी समूह है CH3, है ना। नियम के अनुसार वरीयता का क्रम क्या है, द्विबंध को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा फिर प्रतिस्थापी समूह को। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से अंकन स्टार्ट करेंगे तो 1 नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, और ये चौथा और ये पांचवा, मतलब कि द्विबंध कहाँ से आ रहा है, तीसरे नंबर पे आएगा, है ना। और अगर हम लेफ्ट साइड से करते हैं तो ये मेरा पहले नंबर का और ये मेरे दूसरे नंबर का, और दूसरे नंबर पे ही क्या है, द्विबंध उपस्थित है। तो अब इस स्थिति में हम अंकन कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से। तो ये मेरा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, है ना। नामकरण क्या होगा इनका, नामकरण के लिए सबसे पहले हमारे पास जो मंत्र है या सूत्र है वो क्या है, द्वितीयक पूर्वलग्न, फिर प्राथमिक पूर्वलग्न, मूल शब्द, फिर अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। अगर इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले देखिए नामकरण में क्या होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं द्वितीयक पूर्वलग्न। द्वितीयक पूर्वलग्न का मतलब होता है प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी समूह क्या है, ये है हमारे पास CH3, और CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल। ध्यान में ये रखना है कि जब भी हम किसी भी प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखेंगे या द्वितीय पूर्वलग्न लिखेंगे तो वहाँ पे हमको ये भी लिखना होता है कि वो कितने नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कितने नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जब क्रियात्मक समूह लिखा जाता है तब भी हम क्या करते हैं, उससे पहले कितने नंबर के कार्बन से वो जुड़ा हुआ है इसको दर्शाया जाता है। तो देखो ये कितने नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर पे, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, है ना। प्रतिस्थापी समूह क्या है, मेथिल है। तो ये तो क्या हो गया मेरा, द्वितीयक पूर्वलग्न हो गया। अब हम यूज करेंगे प्राथमिक पूर्वलग्न। देखिए हमारे पास सूत्र क्या है, द्वितीयक पूर्वलग्न, प्राथमिक पूर्वलग्न, फिर मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न और फिर द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक पूर्वलग्न क्या दर्शाता है, प्रतिस्थापी समूह को। तो हमने द्वितीयक पूर्वलग्न लिख लिए। आप देखते हैं प्राथमिक पूर्वलग्न। प्राथमिक पूर्वलग्न क्या लिखता दर्शाता है, ये साइक्लो दर्शाता है। और किस में यूज होता है, चक्रीय वाले में। तो ये यौगिक तो हमारे पास चक्रीय नहीं है, ये कैसा है, सीधी रेखा वाला या शाखा वाला है। तो इसके लिए प्राथमिक पूर्वलग्न की जरूरत हमको नहीं है, तो प्राथमिक पूर्वलग्न हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम मूल शब्द। मूल शब्द क्या दर्शाता है, मूल शब्द दर्शाता है कार्बन की संख्या, है ना। और ऐसी कार्बन जो सबसे लंबी श्रृंखला रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, सबसे लंबी श्रृंखला है। इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 और 4। तो 4 के लिए मूल शब्द क्या यूज करते हैं हम, ब्यूट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, 3 होता है, एन, इन और आइन। उसको कैसे यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए एन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी और यहाँ भी, सभी जगह पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ब्यूट में मैं क्या लगा दूंगा, एन लगा दूंगा, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो प्राथमिक का अनुलग्न भी हो गया। अब बात आता है द्वितीयक अनुलग्न का। तो द्वितीयक अनुलग्न क्या शो करता है, द्वितीयक अनुलग्न दर्शाता है कि कौन सा क्रियात्मक समूह वहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो कौन सा क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है, OH, है ना। एल्कोहल क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है। और हम लोगों ने भी लिखा था कि एल्कोहल या OH के लिए कौन सा यूज करना है हमको, ऑल। कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, पहले नंबर के कार्बन पे, तो ब्यूटेन 1 ऑल। तो इस प्रकार से इसका नामकरण होता है 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा ना, इसका नाम में देखो सबसे पहले किसको लिखना है हमको, द्वितीयक पूर्वलग्न। द्वितीयक पूर्वलग्न का मतलब क्या होगा, प्रतिस्थापी समूह। तो कितने नंबर पे जुड़ा है, 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे क्या जुड़ा है आपका, मेथिल, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, प्राथमिक पूर्वलग्न। तो प्राथमिक पूर्वलग्न की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि साइक्लो नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं है। मूल शब्द में देखेंगे कार्बन की लंबी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और ये 5 कार्बन है ना। तो 5 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होता है, हमारे पास होता है पेंट ना।
मूल शब्द क्या है अभी? पेंट है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं प्राथमिक अनुलग्न का। तो प्राथमिक अनुलग्न देखिए यहाँ पे क्या है, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे आ गया है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्यूटीन, है ना, मतलब कि इन यूज़ करते हैं। और कितने नंबर पे जुड़ा है उसको भी यूज़ करना है। तो कितने नंबर पे जुड़ा है? दूसरे नंबर तो पेंट टू इन, ठीक है, पेंट टू इन। और उसके बाद हमको क्या जरूरत है? द्वितीयक अनुलग्न का। तो कोई क्रियात्मक समूह दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है तो हमको द्वितीयक अनुलग्न की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये इसका नामकरण हो जाएगा यूपीएससी का, ठीक है। तो ये जो सूत्र है इसमें अगर दिया रहेगा तभी आपको यूज़ करना है। अगर प्राथमिक पूर्वलग्न की ज़रूरत है तब लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार से क्रियात्मक समूह रहेगा तब हम द्वितीयक अनुलग्न लगाएंगे, और नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला नियम। अगला जो नियम है ना, अगला नियम क्या है हमारा? तीसरे नंबर का, है ना। तीसरे नंबर का अगला नियम में क्या करना है हमको? जो प्रतिस्थापियों की जो संख्या रहेगा या प्रतिस्थापी समूह का जो नामकरण रहेगा, है ना, प्रतिस्थापियों का नामकरण, प्रतिस्थापियों का नामकरण अल्फा बेटिकल क्रम में लिखा जाता है। अल्फाबेटिकल क्रम में किसके? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अगर दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी समूह रहेगा, है ना, तब की स्थिति में हम उसका नामकरण कैसे करते हैं? उस स्थिति में हम उसका नामकरण के लिए क्या यूज़ करते हैं? अल्फ़ाबेट का क्रम यूज़ करा जाता है, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CH3 CH3, है ना, और C2H5 CH2 और CH2OH। ये हमको क्या दिया गया है? एक यौगिक दिया गया है ना, और इसका क्या करना है? हमको नामकरण करना है। तो पहली बात हमको सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए रहता है? द्वितीयक पूर्वलग्न। इसका मतलब कि प्रतिस्थापी समूह। यहाँ पे देखो हमारे पास कितना प्रतिस्थापी समूह है? मेथिल भी है और एथिल भी है ना, और एक क्रियात्मक समूह है जिसका नामकरण हम लास्ट में मूल शब्द के बाद लिखेंगे। तो अभी मैंने बताया कि अगर प्रतिस्थापियों का नामकरण कैसे करेंगे? हम अल्फ़ाबेट के क्रम में करेंगे। तो ये है मेरा मेथिल। अंकन कहाँ से करेंगे? अंकन हम कहाँ से करेंगे? जहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा। तो ये मेरा पहले नंबर का कार्बन, ये दूसरे नंबर का कार्बन, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, और ये पाँचवें नंबर का। तीसरे नंबर पे एथिल जुड़ा है और चौथे नंबर पे क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है। दोनों ही क्या है? प्रतिस्थापी समूह है। OH क्या है? हमारा क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? आपका एथिल है, ये एथिल है, और ये वाला क्या है? आपका मेथिल है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से देखिए E पहले आएगा और M क्या आएगा? बाद में आएगा। तो पहले किसका नाम लिखना है मुझको? एथिल का नाम पहले लिखना है, फिर बाद में किसका नाम लिखना है? मेथिल का। तो एथिल कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे क्या है? एथिल है, और चौथे नंबर पे क्या है? आपका मेथिल है ना। तो ये मेरा क्या हो गया? द्वितीयक पूर्वलग्न खत्म हुआ। अब बात आता है प्राथमिक पूर्वलग्न, जो साइक्लो है, उसकी ज़रूरत तो हमको यहाँ पे नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे हम? मूल शब्द। मूल शब्द मतलब कि मूल हाइड्रोकार्बन। तो कितना है? 1 2 3 4 और 5। तो 5 के लिए क्या करेंगे हम? पेंट। सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या लगाएंगे हम? एन। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन ना। फिर हम देखते हैं द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न का मतलब क्या होता है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कौन सा उपस्थित है यहाँ पे? OH। तो OH के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन। और कितने नंबर पे जुड़ा है? पहले नंबर पे। तो पेंटेन 1 ऑल्ट। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इसका नामकरण हो जाएगा 3 एथिल 4 मेथिल पेंटेन 1
और ध्यान में रखना है सभी नियमों को। और यहाँ पे कि अल्फ़ाबेट के क्रम में हम प्रतिस्थापियों का नामकरण करेंगे, ठीक है। चौथा देखते हैं, चौथा क्या होगा, यदि है ना यौगिकों के बीच में है ना यौगिकों के नामकरण में है ना यौगिकों के नामकरण में संख्याओं के मध्य है ना संख्याओं के मध्य हम विराम चिन्ह मतलब कि कॉमा, ठीक है। पूर्व लग्न व अनुलग्न के बीच या के अंकों के बीच क्या दिखाएंगे हम, संयोजक चिन्ह है ना, संयोजक चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए हमको जब भी नामकरण करना है तो जैसे 2 नंबर कहीं पे आ रहा है कंटिन्यू, तो वहाँ पे क्या लगाना है, हमको विराम चिन्ह लगाना है। और अगर मान के चलिए कोई पूर्व लग्न के बाद कोई अंक लिखा है तो वहाँ पे क्या लगाना है, हमको संयोजक चिन्ह लगाना है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, क्या एग्जांपल लिया था, CH3 CH2 और CH3 CH2 और C2H5 C2 और CH2OH, ये हमने एक एग्जांपल लिया था, है ना। यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे क्या है, मेथिल है, चौथे नंबर पे क्या है, एथिल है ना। तो नामकरण में देखो ये मेरा पूर्व लग्न है, तो पूर्व लग्न में चौथे नंबर पे क्या, सॉरी कितने नंबर पे, 1 2 3, तीसरे नंबर पे मेरा क्या था, एथिल था। तो पूर्व लग्न के बीच में अंकों के बीच में क्या लगाना है, हमको संयोजक चिन्ह लगाना है। ये चौथे नंबर पे क्या है, मेरा मेथिल है, तो चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, मेथिल, है ना। और क्या रखा इसका नाम, पेंटेन 1 और, है ना। यदि कहीं पे क्या हो जाए, दो मतलब कि सेम ही नंबर के कार्बन पे क्या हो, 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़ा रहेगा। जैसे इसी में हम देखते हैं, है ना, इसको क्या कर देते हैं CH2 और यहाँ से एक CH हटा के हम ऊपर में क्या जोड़ देते हैं, इसके मेथिल जोड़ देते हैं, है ना। अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा, अंकन तो सेम ही तरीके से करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा। देखो तीसरे नंबर पे मेथिल भी जुड़ा हुआ है, और सॉरी चौथे नंबर पे एथिल भी जुड़ा हुआ है, और चौथे नंबर पे मेथिल भी जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में हमको नामकरण कैसे करना है, इस स्थिति में हमको नामकरण करना है, नामकरण का नियम तो वही रहेगा अल्फ़ाबेट के क्रम में, ठीक है। और यदि 2 संख्या आएंगे क्रम में, मतलब कि कंटिन्यू 2 नंबर्स आएंगे, तो उनके बीच में क्या लगाना है, हमको विराम चिन्ह लगाना है। और पूर्व लग्न और अनुलग्न के बीच में क्या लगाना है, हमको संयोजक चिन्ह लगाना है। फॉर एग्जांपल ये क्या हो जाएगा 3, चलिए इसको भी अगर हम मेथिल मान लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, इसको भी क्या मान लेते हैं हम, मेथिल समूह। तो तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, और तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ही जुड़ा है। सॉरी चौथे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, एथिल जुड़ा हुआ है, और चौथे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, और एक मेथिल जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 3 3, 2 है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डाई मेथिल, है ना। और ये पेंटेन 1 और सॉरी 4 डाई मेथिल पेंटेन 1 और, ठीक है। चौथे नंबर पे जुड़ा है तो 2 बार 2 संख्याओं के बीच में क्या लगाए हैं, एक कॉमा लगाया है, और द्वितीयक अनुलग्न या पूर्व लग्न के बीच अंकों के बीच में क्या लगाए, हम एक संयोजक चिन्ह लगाए हैं, ठीक है। इस बात का, इस नियम को हमको याद रखना है। इसके बाद है ना 5वां नियम हमको देखना है ना, प्रतिस्थापी समूहों की संख्या के आधार पर, प्रतिस्थापी समूहों की संख्या के आधार पर हमको क्या करना है,
डाइड, ट्राइड, टेट्रा आदि का उपयोग किया जाता है ना। इसका मतलब क्या है, जब क्या हो, प्रतिस्थापी समूह दो है ना, प्रतिस्थापी समूह दो हो तो डाई है ना, 3 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्राई, और 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या करते जाते हैं, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, ऐसे हम यूज़ करते हैं। और इसको क्या करना है, हमको नामकरण के पहले लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि CH3 CH, CH3 CH2 CH और CH3 CH2 CH4 है ना। कार्बन का अंकन कहाँ से करेंगे, 1 नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथा, पाँचवा, और ये चौथा, पाँचवा और ये छठवा, है ना। देखो तीसरे नंबर पे क्या है, मेथिल है, और 5वें नंबर पे ही क्या है, मेथिल है। मतलब क्या हो जाएगा, 3 5, कितना बार है मेथिल, 2 बार है, तो क्या यूज़ करूँगा मैं, डाई मेथिल, कितना है, 6 है, तो हेक्सेन 1 अन। पहले नंबर पे क्या समूह जुड़ा है, एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, CHO, इसके लिए द्वितीय के अनुलग्न क्या होता है, अल होता है ना। तो पूर्व लग्न, फिर मूल शब्द, फिर अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न एन, और द्वितीय अनुलग्न अल। ये हो गया इसका नामकरण।